नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना व्याकरण के साथ हम हिंदी साहित्य का इतिहास भी कुछ पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। साथ में हम तो कहेंगे पढ़ाया नहीं जाए, पढ़ा जाए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो इसका विभाजन कैसे हुआ, किसके अनुसार क्या कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं व्याकरण के साथ हम लोगों को साहित्य भी पढ़ना है, क्योंकि साहित्य से भी प्रश्न आपके अच्छे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, या हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम कहेंगे तो क्या कह सकते हैं आप। एक बार इसको आपको समझ लेना है कि कैसे क्या करना है, फिर जैसे भी होगा आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाएंगे, नहीं तो ऐसे एक दो बार क्लास को देख लेंगे तो हमको लगता है याद होना चाहिए। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अभी हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, काल विभाजन हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो सीधे सीधे हम यही जानते हैं कि काल विभाजन में बहुत सारे मतभेद हैं, अभी हम वहां नहीं जाएंगे। सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आदिकाल से शुरू होता है, जबकि 1050 से 1375 ईस्वी तक चलता है। 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल चलता है, और 1700 से 1900 रीतिकाल चलता है। फिर 1900 से अब तक या 1984 तक आधुनिक काल कहा जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि काल निर्धारण को किसने दोहरे नामकरण की व्यवस्था शुरू की है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही दोहरा नामकरण, क्योंकि इन्होंने दो नाम दिया है। जैसे हम आपसे कहें आप आदिकाल को वीरगाथा काल भी कह सकते हैं, उसका अन्य अन्य कारण है आप जानते हैं। वीरगाथा रचना लिखने के कारण इन्होंने इसे क्या कहा है, वीरगाथा काल कह दिया है। इसके बाद भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है, और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अब यहाँ देखते हैं 1900 से 1920 तक यदि हम बात करें तो भारतेंदु पूर्व युग हो जाता है। 1925 1920 से लेकर 1900 से 1925 तक भारतेंदु पूर्व युग हो जाता है। 1925 से 1950 तक भारतेंदु युग हो जाता है। फिर 50 से अगर आप देखते हैं तो आगे जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1940 में। तो उसके बाद काल निर्धारण इनका अगर हम देखते हैं तो छायावाद तक, शुक्ल जी का यदि हम देखते हैं तो छायावाद के अंतिम तक ही इनका काव्य ग्रंथ आता है, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद अगर हमको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, काव्य में अगर पढ़ना है तो डॉक्टर नगेंद्र जी हो गए। यदि यही आधुनिक गद्य की हम बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र को भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा सबसे अच्छी पुस्तक रामचंद्र तिवारी जी के है जो गद्य साहित्य के नाम से आती है। यहाँ पर गद्य साहित्य में आप देख सकते हैं, गद्य साहित्य में एक छोटी सी और अच्छी पुस्तक आती है, कौन सी, आधुनिक गद्य, बच्चन सिंह की। वो भी पुस्तक अच्छी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब शुक्ल जी को तो पढ़ना ही है, क्योंकि उनको तो नहीं छोड़ना। शुक्ल जी की पुस्तक और नगेंद्र की पुस्तक तो आपको द्विवेदी छाया युग तक विशेष तौर से देखना है। उसके बाद नई कविता के बारे में नगेंद्र में मिलेगा, नई कविता। अगर गद्य की हम बात करें तो गद्य की प्रमाणित पुस्तक या अच्छी पुस्तक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे कहा जाए तो रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक हो जाती है। ठीक, आइए जो बातें हमने अभी आपको बताया है वही बातें एक बार यहाँ लिख कर देखते हैं। ठीक, हमने कहा हिंदी साहित्य के इतिहास को हम चार भागों में बांट सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पहले आदिकाल कह सकते हैं, आदिकाल के बाद क्या कह सकते हैं, भक्ति काल कह सकते हैं, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, और रीति काल के बाद यही कौन सा हो जाता है, चौथा जो हम जानते हैं, आधुनिक काल। ठीक, ये तो चार मुख्य रूप से हैं शुक्ल जी के अनुसार।
यहाँ हम संवत में यदि इनका समय देखते हैं तो क्या हो जाता है, 1050 से लेकर 1375 तक विक्रम संवत की यहाँ बात कही गई है। ठीक, अब यहाँ भक्ति काल की हम यही बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें संवत में आप जानते रहिएगा 1375 से 1700 संवत, ये क्या हो जाता है, ये आपका भक्ति काल हो जाता है। उसके बाद यहाँ आपसे हम कहें 1700 से 1900 संवत रीतिकाल की बात हो जाती है। यही हम आपसे कहें 1900 से 1984 संवत, या आप क्या कह सकते हैं 1984 भी कह सकते हैं या अब तक भी कह सकते हैं, जबकि शुक्ल जी के अनुसार हम देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, तक। ठीक, इनका यहीं तक काव्य ग्रंथ मिलता है, इसीलिए ये 84 तक ही बात करते हैं। लेकिन हम इसे जानते हैं कि अब तक जो चल रहा है, आज चाहे काव्य की हम बात करें और चाहे गद्य की बात करें, तो हमको यही जानना है कि अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काव्य के या गद्य के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं आदिकाल की हम बात करें तो शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। यही हम देखते हैं क्या कहे हैं, पूर्व मध्य काल। ठीक, भक्ति काल को क्या कहते हैं, पूर्व। यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे तो हमको लगता है थोड़ा सा ज्यादा सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ रीतिकाल की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं आप, उत्तर मध्य काल। ठीक, यहाँ पर अगर हम उत्तर मध्य काल की बात कहें तो इसे आप क्या कह सकते हैं, गद्य काल, क्योंकि यहाँ से गद्य विधाओं की शुरुआत हो जाती है। जैसे गद्य की पहली रचना की यदि हम बात करें तो चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग की रचना तो पहली मानी जाती है। लेकिन यही आचार्य रामचंद्र, दो तरीके से यहाँ प्रश्न बनता है। अगर हिंदी गद्य की पहली रचना की हम बात करेंगे तो चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाता है। अगर यही दूसरा प्रश्न हो जाता है कि हिंदी में परिमार्जित या परिष्कृत रचना पहली कौन हो जाती है, तो भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का हो जाता है। 1741 ईस्वी में जो रचना आती है उसे आप परिष्कृत या परिमार्जित की पहली रचना कह सकते हैं। गद्य की पहली रचना कौन सी कह सकते हैं, हाँ, गद्य की कौन सी रचना कह सकते हैं, तो हमने अभी आपसे बताया है कौन सी, कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देखें मध्य आदिकाल की यदि हम बात करें, अभी वहां विस्तृत रूप से चलते हैं, तब तक पहले यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं भक्ति काल में। यदि हम अगर देखिए यहाँ रचनाओं की बात करें आदिकाल में, तो आदिकाल में हमको दो तरह से रचनाएं लगभग ऐसे तो कई बांट सकते हैं, लेकिन देखते हैं मुख्य रूप से जो प्रश्न आपका बनता है तो अपभ्रंश की रचना और देशी रचना, ये दो प्रकार से होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है आदिकाल से, एक प्रश्न यही आ जाता है कि कौन सी रचनाएं देशी भाषा की हैं और कौन सी अपभ्रंश की हैं। तो आपको अपभ्रंश को याद कर लेना है और इसको देशी को नहीं याद करना है। जैसे आपको अपभ्रंश की 4 रचनाएं याद करना है, हमीर रासो याद करना है, यही लिख देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ अपभ्रंश की रचना की हम बात करें तो क्या होगा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं
कि यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से हो सकता है बन जाए कि कौन सी रचना अपभ्रंश की है और कौन सी देसी भाषा की है। तो आप यदि अपभ्रंश की भाषा 4 पकड़ लिए हैं तो देसी भाषा जो होगा वो आप पकड़ ले जाएंगे। थोड़ा सा हमेशा आपसे हम बार बार ऑफलाइन वाले क्लास में कहते हैं कि जो भी तुलनात्मक जो भी प्रश्न हो आपको याद करना है, दोनों नहीं याद करना है। दोनों याद करेंगे तो पक्का परीक्षा में मिस करके आएंगे, इसलिए एक को याद करिए। जैसे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब में हमने आपको एक एक बताया है, जो आपको एक ही याद करना है, दोनों नहीं। तुलनात्मक में हमेशा एक को याद करना है। अब यहाँ भक्ति काल की हम बात करते हैं, तो भक्ति काल को हम देखते हैं कितने भागों में बांट सकते हैं। एक हम कहेंगे निर्गुण और दूसरा क्या कहेंगे सगुण। ठीक, यहाँ पर इनको हटाकर इनको विस्तृत रूप से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हम मिटाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस वजह से पूरा व्याख्यात्मक नहीं हो पाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। अब यहाँ निर्गुण में हम बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्या है? एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरा क्या हो जाता है? प्रेमाश्रयी। यहाँ अगर हम बात कहें तो यहाँ ज्ञान की बात होती है, यहाँ प्रेम को ही माना जाता है। यहाँ पहली बात, यहाँ ईश्वर को पति के रूप में माना जाता है और यहाँ ईश्वर को पत्नी के रूप में। अर्थात यहाँ वहाँ कहने का मतलब है हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर दास जी राम को अपना पति के रूप में मानते हैं और यहाँ जायसी जी हो जाते हैं, ये ईश्वर को क्या मानते हैं? पत्नी के रूप में मानते हैं। सूफी काव्य धारा की यही एक बड़ी विशेषता हो जाती है कि यहाँ जो है ईश्वर को पत्नी के रूप में मानते हैं। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं सगुण काव्य धारा की। आप अगर बात करेंगे सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी और यहाँ पर हम देखते हैं कृष्णाश्रयी। ठीक, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी होता है। तो रामाश्रयी में आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई होता है तो तुलसीदास जी हो जाते हैं। यहाँ कृष्णाश्रयी में हम देखते हैं तो सूरदास जी हो जाते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इन काव्य धाराओं के प्रमुख। जैसे ज्ञान मार्गी में हम कबीरदास को जानते हैं, कबीरदास के बारे में आप जानते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था, लाहड़तारा में हुआ था। इनके इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांट, बीजक को इनके जो है शिष्य या आप दामाद भी कह सकते हैं, वो जो है साखी को बीजक को 3 भागों में विभाजित करते हैं, साखी, शबद और रामायणी। अब यहाँ कबीरदास जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से इनके बारे में पढ़ा जाएगा, तो देखा जाएगा। अगर प्रेमाश्रय में हम देखें तो महत्वपूर्ण व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं, जो कि इनकी रचना पद्मावत होती है। पद्मावत की बड़ी विशेषता यही हो जाती है कि 1520 ईस्वी में लिखना शुरू करते हैं और 1540 में पूरा होता है। यही एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि पद्मावत को पूरा करने में कितना समय लगा था, तो हम आपसे बताएंगे कि पद्मावत को लिखने में पूरे 20 वर्ष लगे थे, जिनमें आप पद्मावत के बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खंड की अगर हम बात करें तो नागमती वियोग खंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विरह काव्य के रूप में जाना जाता है, जो आप लोग जानते हैं। आगे विस्तृत यहाँ भी पढ़ा जाएगा। अब रामाश्रय शाखा में आप तुलसीदास जी को जानते हैं, बाबा तुलसीदास। इन्होंने राम काव्य परंपरा का बड़ा विस्तृत और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं में अगर हम देखें सबसे ज्यादा ख्याति जिसको मिली है, संवत 1631 ईस्वी में लिखी गई रचना रामचरितमानस, जिसे आप क्या जानते हैं? जिसे आप जानते हैं कांडों की बात जानते हैं, किससे संबंधित है, किस कांड में क्या है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अब कृष्ण काव्य धारा की अगर हम बात करें, यही अगर आप देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा को 5 भागों में बांटा जा सकता है। हरिदासी संप्रदाय, उसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और उसके बाद गौड़ी संप्रदाय भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कृष्ण काव्य धारा की कितनी शाखाएं हैं और किस शाखा में कौन से कवि आते हैं, महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। ये हो गया भक्ति काल की बात।
अब यहाँ भक्ति काल के बाद दूसरा चरण आता है रीतिकाल। ठीक, यहाँ पर ऊपर नहीं मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, अभी हम देखते हैं। अब यहाँ रीतिकाल की हम बात करें, रीतिकाल की अगर हम बात करें तो शुक्ल जी के अनुसार यदि हम देखते हैं, क्या कह सकते हैं, इन्होंने मात्र दो ही माना है। क्या माना है? दो, एक रीति ग्रंथकार और दूसरा क्या कहते हैं, अन्य कवि। ठीक, अब यहाँ शुक्ल जी ने रीतिकाल परंपरा के अंतर्गत मात्र दो ही प्रकार माना है, जो कि हम जानते हैं, रीति ग्रंथकार और अन्य कवि के रूप में। जो रीति का परंपरा के अंतर्गत आते हैं रीति काव्य धारा में, रीति ग्रंथकार के रूप में उनको रखते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको अन्य में रख देते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, सर्वमान्य है कि रीति काव्य परंपरा की शुरुआत केशव दास से होती है, जो कि 1555 में इनका जन्म होता है और 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। चार भाई के रूप में रहते हैं। चिंतामणि 1609 ईस्वी में इनका जन्म होता है, भूषण का 1613 में जन्म होता है और मतिराम का 1617 ईस्वी में जन्म होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये तीनों भाई। अब बड़ी विशेषता इनकी है, जबकि सब लोग केशव दास से ही रीतकाल परंपरा की शुरुआत मानते हैं, लेकिन ये अखंड परंपरा कहाँ से मानते हैं, चिंतामणि से मानते हैं। केशव दास को भक्ति काल के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक, हमने आपको बताया रीति काल की अगर परंपरा की बात करें या उसके विकास के बारे में बात करें तो शुक्ल जी ने दो बताया है, एक रीति ग्रंथकार के रूप में होंगे और दूसरे कौन हो जाएंगे, दूसरे अन्य कवि के रूप में हो जाएंगे। अब यही हम देखते हैं, हाँ यहाँ पर एक बार मिटाएं, तब थोड़ा सा इतना आप जान लीजिए। उसके बाद अब एक एक करके हम थोड़ा सा विस्तृत करेंगे, वहां पर हमको आपको थोड़ा सा जानना होगा। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं। अब यहाँ आदिकाल तक तो आप जान गए हैं। आदिकाल के बाद अब हम रीतिकाल की बात करेंगे, तो रीतिकाल में हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, कौन सा कवि कहाँ आते हैं। ठीक, चलिए आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ इसको भी मिटा ही देते हैं। चलिए रीतिकाल की अगर हम बात करें तो 1700 से 1900 संवत। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं रीतिकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार यहाँ पर देखते हैं, विभाजन की यदि हम बात करें तो तीन तरीके से मिश्र जी ने तीन भागों में रीतिकाल को बांटा है। पहला क्या है, रीतिबद्ध, और दूसरा क्या हो जाता है, रीति सिद्ध, और तीसरे क्या हो जाते हैं, रीति मुक्त। काव्य धारा आप जानते रहिएगा। ठीक, अब यहाँ रीतिबद्ध से क्या तात्पर्य है या रीतिबद्ध से आप क्या जानते हैं, तो रीतिबद्ध से वही होता है जो काव्यांगों का रीत या परिपाटी, रीत या परंपरा से लेकर चले आ रहे हैं, उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कह सकते हैं। रीति सिद्ध वो होते हैं जो रीति काव्य परंपरा से बने तो रहते हैं लेकिन उनका नियम नहीं मानते हैं, ये अपने अनुसार ये काव्य करते, रचना करते हैं। ठीक, यहाँ पर बंधने का अर्थात है जो रीति काव्य परंपरा से बंध कर चले और जो न चले वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ रीत मुक्त काव्य धारा की बात करें, कोई परिपाटी नहीं मानते हैं, स्वच्छंद मुक्त काव्य धारा का प्रयोग हम देखते हैं तो यही मिलता है रीतिकाल, रीत मुक्त काव्य धारा में। यहाँ पर आप देखते हैं फारसी शैली की प्रयोग मिलता है, फारसी शैली का प्रयोग। यहाँ पर आप देखें रीत मुक्त काव्य धारा को हम देखें तो फारसी शैली का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि फारसी शैली का प्रयोग, ऐसे तो बिहारी सतसई में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं रीत मुक्त काव्य धारा में जो रचनाएं हैं वो उन पर प्रभाव किसका है, फारसी शैली का प्रभाव है।
अब यहाँ इसके बाद हम अगला देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कभी कभी तो परीक्षा में आपके यही आ जाता है कि कौन से रीतबद्ध कवि हैं और कौन से रीत सिद्ध कवि हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रीत मुक्त। चलिए, अगर यहाँ पहले नंबर पर हम देखें तो केशव दास हो जाएंगे। उसके बाद यहीं पर हम देखें चिंतामणि के बाद मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह। चिंतामणि हो गए, मतीराम हो गए, भूषण हो गए। उसके बाद प्रमुख कवियों में एक और आ जाते हैं देव। ठीक, देव भी यहाँ पर हो जाते हैं। भिखारी भी हैं और कौन है, पद्माकर हैं। यहाँ पर भिखारी दास और कौन हो जाएंगे, पद्माकर। ये मुख्य रूप से ऐसे कवि हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, जिन्हें रीतबद्ध कवि के रूप में कह सकते हैं। केशव दास की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण कवि के रूप में हो जाते हैं। इनकी रचनाओं को हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या है। जैसे केशव दास का जन्म की अगर हम बात करें तो कब हो जाता है, हाँ 1555 में हो जाता है। और उसके बाद चिंतामणि 1609 में, भूषण 1613 में और मतीराम 1617 में, देव 1673 में। देव की अगर हम बात करें तो 1673 में इनका हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब हम रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों के बारे में जानते हैं। रीति अगर हम देखते हैं, रीति सिद्ध में सबसे महत्वपूर्ण किसी का स्थान है तो कौन है, बिहारी हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है और किसके राजाश्रय में रहते थे, तो महाराजा जय सिंह के राजाश्रय में रहते हैं। जो इनका एक दोहा जो प्रसिद्ध है आप लोग जानते हैं, अन्योक्ति अलंकार का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बध्यो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह को संबोधित करते हैं। यही पंक्ति को सुनकर राजा जय सिंह समझ जाते हैं, फिर आगे अपना राजपाट देख लेते हैं। आदि याद बिहारी सतसई, बिहारी की एक प्रमुख रचना हो जाती है बिहारी सतसई, जो कि आप जानते हैं 1662 ईस्वी में संपन्न कर दिया गया था, लिख दिया गया था 1662 ईस्वी में। लेकिन एक वर्ष बाद 1663 ईस्वी में बिहारी जी की मृत्यु हो जाती है। अगर आप देखते हैं बिहारी सतसई में किन किन रचनाओं का प्रभाव है, तो गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूप शतक का प्रयोग यहाँ पर आधार मिलता है। ठीक, आदि याद बातें हैं, हम लोग जब विस्तृत पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। यहाँ रीति सिद्ध काव्य धारा में यदि हम देखते हैं तो बिहारी को ही मुख्य रूप से माना जाता है। ऐसे तो देव हो जाएंगे और हाँ द्विज देव हो जाएंगे। चलिए, कौन है, द्विज देव हो जाते हैं। कहीं कहीं सेनापति को भी यहीं जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाएंगे, द्विज देव हो गए, सेनापति हो गए। ठीक, रीति सिद्ध काव्यधारा में। लेकिन अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण में सिर्फ बिहारी जी को मानते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं रीत मुक्त काव्यधारा में। रीत मुक्त काव्यधारा में सबसे पहले यदि हम देखें तो उम्र के आधार पर आलम हो जाएंगे, उसके बाद घनानंद हो जाएंगे, फिर बोधा हो जाएंगे, फिर ठाकुर हो जाएंगे। आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर, ये जो है कौन से हो जाते हैं, ये रेत मुक्त काव्य धारा के, हाँ आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। ठीक, इतने लोग हैं। अगर एक आध लोग छूट रहे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, इन सब की अगर हम बात करें तो रचनाओं की तो बात आगे ही किया जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना ही जान रहे हैं किसके अनुसार क्या है, रीतिकाल। अभी हम रीतिकाल के बारे में देख चुके हैं। अब आप इसको देखिए, आगे हम आधुनिक में आते हैं। आधुनिक में थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। आधुनिक काल में, आधुनिक काल तो अभी विस्तृत रूप से चलेगा। उसमें हम लोग अभी सिर्फ काल विभाजन की ही बात हो रही है। वो भी काल विभाजन किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कुछ अन्य के अनुसार ही बात चल रही है। ठीक,
देखते हैं हम लोग आगे क्या है आधुनिक काल में। आधुनिक काल, यदि आप लोग, हमको लगता है कि हमको बोलना भी रहता है, लिखना भी रहता है, तो आपको लगे कि वीडियो हमारी थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, तो स्पीड से कर सकते हैं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ऑप्शन आता है। ठीक, फिलहाल आप हिंदी वाले हैं, अगर इतना घटाना बढ़ाना जान लिए तो समझिए आप बहुत अच्छा काम जानते हैं। ठीक, आधुनिक काल को ही हम क्या कह सकते हैं, गद्य काल कह सकते हैं। ठीक, अब समय की अगर हम बात करें तो 1900 से लेकर 1984 संवत तक, ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ अगर हम पहले बात करें तो अब सीधी सीधी सी बात है, 1900 से लेकर 1925 संवत तक क्या कह सकते हैं, 1900, अगर यहाँ इसे हम क्या कह सकते हैं, तो भारतेंदु पूर्व युग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अगर इसको हम ईस्वी में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 को घटा दीजिए, 1843 ईस्वी से 1843 से 1868 ईस्वी तक। ठीक, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे भारतेंदु पूर्व युग कह सकते हैं, भारतेंदु पूर्व युग, बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते हैं, भारतेंदु पूर्व युग की हम बात कर सकते हैं। 1900 से 1925 संवत तक, यदि हम इसे ईस्वी में निकालते हैं तो 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। आपसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि 1843 से या 68 या जैसे भी होगा, आपको यहाँ अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यदि हम दूसरे नंबर पर यही बात करें तो 1925 से 1950 संवत, यहाँ बात करें क्या हो जाएगा, यदि इसे हम ईस्वी में निकालते हैं तो 1868 से 1893 ईस्वी, ये क्या आपका हो जाएगा, यह भारत, अच्छा अभी भारतेंदु पूर्व युग में कुछ आपको देखना था, उसको हम भूल गए हैं, फिर से देख लीजिए। यदि भारतेंदु पूर्व युग की हम बात करते हैं तो भारतेंदु पूर्व युग में हम कुछ बातों को आपको बता देंगे। एक आता है प्रार्थना समाज, जो कि गोविंद रानडे और कई लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। तो स्थापना का समय क्या हो जाता है, 1886 ईस्वी, गोविंद रानडे हैं और कई लोग मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, पहली बात हो गई प्रार्थना समाज की। अगर यही ये सब भारतेंदु पूर्व में, आपसे कभी कोई प्रश्न आ गया कि भारतेंदु पूर्व युग में क्या क्या है, तो वहाँ हम लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम आपसे बात करें तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की हम बात करें तो 1828 ईस्वी में किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये भी क्या है आपका, भारतेंदु पूर्व युग की बात यहाँ चल रही है। उसके बाद 1867 ईस्वी में क्या आ जाता है, आर्य समाज, 1867 ईस्वी में आर्य समाज। हाँ, आर्य समाज की अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक विशेषता हो जाती है, इनकी रचना कौन सी है, इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। एक बात यही आपसे पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश से अगर हम बात करें तो किस भाषा में ये रचना आ जाती है, ये जो है इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। हाँ, हिंदी सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ से प्रश्न आपका कभी पूछा गया है कि किस भाषा में, इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया है, जो हम लोग आगे इनको देखेंगे। यदि चौथे नंबर पर हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन
की अगर हम बात करें तो 1897 ईस्वी। हाँ, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, रामकृष्ण मिशन ईस्वी क्या हो जाता है, ये 1897 ईस्वी में हो जाता है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें आपसे कि स्थापना कौन करता है, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी इसकी स्थापना करते हैं। अगले प्रश्न में हम देखें, अगली बात क्या हो जाती है, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, अगर यहाँ हम बात करें तो इसकी स्थापना लंदन में होती है। और कब होता है, ये जो है 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मैडम ब्लॉट्सकी और एक लोग और हैं, उन्हें दो लोगों के नेतृत्व में होता है। बाद में इसे ही भारत में भी प्रसारित किया जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी। अब यहाँ तक आप देख चुके हैं। इसके बाद दो तीन बातें और हैं, उनको भी अगर आप नोट करना चाहें तो देख लीजिए। अभी आप भारतेंदु पूर्व युग में ही चल रहे हैं, अभी तो आगे बहुत कुछ है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बाद यदि हम बात करते हैं आपसे, अगला क्या हो जाता है, गद्य चतुष्टय के रूप में। यहाँ क्रम नहीं याद है, देख लीजिएगा। गद्य चतुष्टय। अगर यहाँ गद्य चतुष्टय की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर चार लोग भारतेंदु पूर्व युग में गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपको याद करना है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे। उम्र के आधार पर अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो वहाँ कभी एक क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने आपसे कहा, एक शब्द होता है, एक वह हमारे हाथ में जो नेल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाखून को नेल्स कहते हैं। अब स्पेलिंग कोई भी हो, हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो हमको क्या जानना है, हमको यही जानना है कि हिंदी नेल्स की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है। ठीक, NELS। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ हम देखें, आज से गद्य चतुष्टय आपका उम्र के आधार पर यही है, कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ हम देखें, आपको नेल्स याद करना है। नेल्स मतलब जो हमारे हाथ में नाखून है वही नेल्स होता है। अब इनको हम लोग देख लेते हैं। एक नाम आता है सदा सुख लाल, इन्हीं का उपनाम क्या हो जाता है, नियाज। तो यही नियाज से आपका क्या आया है, नेल्स आया है। ठीक, अब यहाँ दूसरे नंबर पर हम आपसे कहें तो क्या कहेंगे, इंसा अल्लाह खां। ठीक, आप इनको जानते होंगे, रानी केतकी की कहानी से। सदा सुखलाल नियाज को सुख सागर से जानते होंगे। चलिए, अब यहाँ अगले नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम बात करें तो क्या हो जाता है, लल्लू लाल। ठीक, और अगले हो जाते हैं सदल मिश्र। तो ये गद्य चतुष्टय के रूप में आते हैं, जिन्हें हम जानते हैं सदा सुखलाल नियाज, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक, इनकी रचनाओं को हम लोग, या इनकी उम्र के आधार पर इन सबको हम लोग अभी गद्य के विकास में जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ विस्तृत इनके बारे में पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ इतना हमको जानना है, गद्य चतुष्टय में यदि हम बात करें तो सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र आते हैं। एक बात यहाँ से हुई। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये भारतेंदु पूर्व युग की बात हो रही है। ठीक, अभी हम लोग भारतेंदु युग में प्रवेश नहीं कर चुके हैं। भारतेंदु पूर्व युग में एक बात और आ जाती है, राजा द्वय के रूप में। राजा द्वय, अब यहाँ देखते हैं, राजा द्वय के रूप में दो राजा आते हैं जो कि भारतेंदु पूर्व रूप में, पूर्व युग में आते हैं। इनका हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सबसे पहले बड़े होते हैं, इनका जन्म कब होता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1823 ईस्वी में होता है। 1823 ईस्वी में राजा द्वय में कौन है? पहले नंबर पर शिव प्रसाद सिंह है। इनकी एक प्रमुख रचना आती है गुटका, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, ऐसे तो कई रचनाएं हैं, लेकिन गुटका की बड़ी विशेषता हो जाती है। गुटका जो है छोटे बच्चों से संबंधित पुस्तक होती है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है गुटका। ठीक, ऐसे गुटका समझने से हो सकता है कुछ और दिमाग में आए, इसलिए हमको याद आया तो बता दिए। गुटका बाल मनोवैज्ञानिक रचना है जिसमें बालकों के संबंधित पुस्तक में दिया गया है, बालकों से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं बताई गई हैं। दूसरे नंबर पर यही हम देखें, पहले नंबर पर ये हो जाते हैं, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। संस्कृत के विद्वान रहते हैं। अगर इनके जन्म की हम बात करें, राजा लक्ष्मण सिंह बात करें तो इनके जन्म के 1826, इनका 23 होता है, इनका 26 होता है, तो 3 वर्ष बाद इनसे जन्म होता है। पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का होता है और फिर दूसरे नंबर पर 26 में राजा लक्ष्मण सिंह का होता है। राजा लक्ष्मण सिंह को हम यही जानते हैं कि ये जो है कालिदास की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किए हैं, वहीं से हम राजा लक्ष्मण सिंह को जानते हैं। ठीक, अभी आपने देखा कि हम आपको भारतेंदु पूर्व युग बता रहे थे। ठीक, अब भारतेंदु पूर्व युग, यही इतनी बातें हैं। थोड़ा सा अभी इन सब में एक अभी भूमिका टाइप की बताया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जब विस्तृत पढ़ेंगे तो और देखेंगे। अब यही दूसरे नंबर पर हो जाता है 1925 ईस्वी से 1950। ये ईस्वी नहीं है, यहाँ संवत है भी। चलिए ठीक, 1925 से 1950 संवत। यदि इसको हम ईस्वी में परिवर्तन करें तो देखते हैं हम लोग यहाँ ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1868 से 1868 ईस्वी से अगर हम कहें 1893 ईस्वी तक, क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम भारतेंदु युग कहेंगे। क्या कहेंगे? भारतेंदु युग। अगर यहीं हम देखें, इसका दूसरा भी नाम मिल जाता है, क्या होता है? इसे हम पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुनर्जागरण काल। ठीक, हमने आपको बताया है कि रा का जहां उच्चारण हो उसके बाद वाले वर्ण पर लग जाता है, यही नियम है, नहीं तो अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध में आप गलत करके, जैसे कहा पुनर, यहाँ रा का उच्चारण ना के बाद हो रहा है इसीलिए जा पर लग जाएगा। कुछ लोग ना पर लगा देते हैं ऐसे, जबकि वो 100% गलत है। रा का अगर प्रयोग करेंगे सीधे सीधे जहां उच्चारण होता है उसके बाद वाले वर्ण पर लग जाता है। 1925 से 50 विक्रम संवत की हम बात करते हैं। अगर यही ईस्वी में बदल दें तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक किस युग से नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग से नाम जाना जाता है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र इसे क्या कहते हैं? इसे पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं, कहते हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम आपसे कहें 1950 से 1975 संवत की बात करें, ठीक, अब यही हम कर देते हैं तो क्या कहेंगे? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, इसे हम क्या कह सकते हैं? 1893 से 1918 ईस्वी तक हम क्या कह सकते हैं? इसका नाम द्विवेदी युग रख सकते हैं, द्विवेदी युग। और अगर आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर भी इस युग का नाम
द्विवेदी युग पड़ा, क्योंकि इस युग में, द्विवेदी युग में यदि हम देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जो कि उनकी एक पत्रिका सरस्वती आती है। इसके शुरुआती दौर में तो चिंतामणि घोष और श्याम सुंदर दास जी होते हैं, लेकिन 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। यहीं अगर दूसरे नाम की इसकी हम बात करें तो क्या डॉक्टर नगेंद्र ने इसे कहा जागरण सुधार काल। इस समय जनता को जगाने का यहाँ पुनर्जागरण में जागरण दोनों में ही जनता को जगाने का प्रयास किया गया है, इसीलिए इसे जागरण सुधार काल भी कह सकते हैं। ठीक, जागरण सुधार काल। अब यहाँ हम चौथे नंबर पर देखें, चौथे नंबर पर यदि बात करते हैं तो भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु द्विवेदी, द्विवेदी के बाद छायावाद। छायावाद अब यहाँ ईस्वी से शुरू हो जाता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी का इसके बाद नहीं आता है, इसीलिए छायावाद को हम क्या कह सकते हैं, छायावाद को 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। क्या माना जाता है? छायावाद। छायावाद में हम देखते हैं चतुष्टय के रूप में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, निराला को हम महेश के रूप में जानते हैं और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु के रूप में हम जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ छायावाद तक हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक बार मिटाएंगे। आप लोग अगर चाहें तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट, जो भी आपकी इच्छा हो कर लीजिए। छायावाद के बाद यदि हम देखते हैं तो क्या आता है? प्रगतिवाद। छायावाद के बाद क्या आता है? प्रगतिवाद। अब देखते हैं प्रगतिवाद। अगला चौथा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद अगर हम देखें तो 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद चलता है। फिर यहीं हम देखें प्रगतिवाद में यदि हम देखते हैं महत्वपूर्ण केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्हें बच्चन जी ने प्रगतिवाद का सुमित्रानंदन पंत कहा है। और उसके बाद नागार्जुन को हम लोग जानते हैं, जो आधुनिक कबीर के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन यही मिलेंगे, रांगे राघव भी यहीं आपको प्रगतिवाद में ही मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पांचवें नंबर पर, अगले नंबर पर हम देखते हैं प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद आपका 1943 से 1953 या कहीं कहीं 1954 भी मिलता है, लेकिन 53 तक ही मान के चलिए, 54 में तो नई कविता आ जाती है। 1953 तक यहाँ ईस्वी की हम बात कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ तार सप्तक प्रयोगवाद में पहला तार सप्तक इसे कहते हैं, पहला दूसरा नहीं कह सकते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, जिसने 7 कवि हैं, अज्ञेय हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि कवि हो जाएंगे, हम इनको बाद में देखते हैं। चलिए, द्वितीय तार सप्तक क्या कह सकते हैं? इसे हम द्वितीय तार सप्तक। द्वितीय तार सप्तक की हम बात करें तो 1951 ईस्वी में आ जाता है। यहीं हम तीसरे तृतीय तार सप्तक की हम बात करें तो 1959 ईस्वी में आ जाता है। और चौथे सप्तक की बात करें, चौथा सप्तक कब आ जाता है? यहाँ चतुर्थ भी कर सकते हैं। चतुर्थ की हम बात करते हैं तो 1989 ईस्वी में तार सप्तक आता। अब प्रयोगवाद में आपका यहाँ पर आ जाता है तार सप्तक। पहला तार सप्तक 1943 में, द्वितीय 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 ईस्वी में आता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे? यही प्रयोगवाद के समानांतर, प्रयोगवाद के समानांतर
वाद के समानांतर प्रपदवाद या इसी को आप नकेनवाद भी कह सकते हैं। नकेनवाद ये आता है 1956 ईस्वी में। प्रपदवाद या इसी को आप नकेनवाद कह सकते हैं, जिसमें नलिन, विनोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश 3 लोग आते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नई कविता। नई कविता की अगर हम बात करें तो 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में नई कविता आती है। और नई कविता पत्रिका की हम बात करें तो यह 1953 ईस्वी में आती है। नई कविता 1954 में नई कविता नाम की एक पत्रिका आती है, जो कि 1953 ईस्वी में आती है। अब यहाँ हम साठोत्तरी कविता की बात करें। साठोत्तरी कविता को हम देखते हैं तो 1960 ईस्वी के बाद ही साठोत्तरी कविता मानी जाती है। ठीक, आ कविता आंदोलन ये जो है 1965 के आसपास 1965 के आसपास आ कविता माना जाता है। और यहीं हम देख लेते हैं एक और समकालीन कविता। समकालीन कविता की हम बात करते हैं तो 1970 ईस्वी में आती है समकालीन। क्या? हाँ, 1970 के बाद जो आती है वो समकालीन कविता के रूप में हम जानते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग क्या देखे हैं? आज हम लोग सिर्फ आधुनिक नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्यायित तरीके से देखे हैं। अब पहली क्लास में इतना हम लोग इसको विभाजन कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 में हम लोग देखेंगे आज कौन कौन से रचनाकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसने किया है, कौन सी रचना हिंदी की पहली, कौन सा ग्रंथ हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है, किन के अनुसार क्या है, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।